हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे बीएचयू प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज जो शुरू की गई है, तो उसके टेस्ट 2 को तो धीरे धीरे जो है इसको भी हम पढ़ाते चलेंगे, ताकि जो आपके एग्ज़ाम काफ़ी जो है आप चीज़ें सीख चुके और आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाए। बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। तो बाईलिंगुअल में यहाँ पे रहती है आपकी सीरीज के सभी क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, तो उसका आप जवाब करेंगे। इसका राइट आंसर क्या है? पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे मिलेगा, तो टेलीग्राम पे जुड़े ताकि आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाए। बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपको इसका जवाब कर देना है कि इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट मौर्य एम्पायर? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट की बात कर रहे हैं, तो कौन था भाई? बृहद्रथ था। ध्यान रखेंगे, बृहद्रथ वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य एम्पायर। ओके, नेक्स्ट वन जवाब करेंगे फटाफट। हु स्टार्टेड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो भाई भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा की अगर आप बात कर रहे हैं, तो अंग्रेजी शिक्षा जो लाया गया किसके द्वारा लाया गया? लॉर्ड मैकाले के द्वारा। लॉर्ड मैकाले के द्वारा लाया कब क्या भाई थी? इस चीज़ को भी आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि लाया गया इसके द्वारा 1835 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अंग्रेजी शिक्षा पर काफ़ी जोर दिया गया 1835 में लॉर्ड मैकाले के शासनकाल के स्टार्टिंग से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उसका उद्देश्य था कि भाई जब तक इनको हिंदी के बजाय हमारी भाषा नहीं आएगी, यानी अंग्रेजी नहीं आएगी, तब तक हम इनको चीज़ें ज़्यादा नहीं समझा सकते। ठीक है, इसलिए उसने इंग्लिश पे जोड़ दिया था। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कह रहा है भारत सरकार मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम 1919, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिंटो मार्ले रिफॉर्म एक्ट 1919। गलत, सीधा सीधा पहला ही गलत। क्यों? क्योंकि 1919 में आपका मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम नहीं है, वो 1909 में आया। 1919 में क्या आया? तो चेम्स फोर्ड टेंग्यू जो आपका मॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ड अधिनियम आया था, वो 1919 में आया था। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1909 हो जाएगा, क्योंकि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ड अधिनियम लाया गया था। क्रिप्स मिशन 1942 एकदम सही है। भारत सरकार प्रांतीय स्वशासन अधिनियम 1935 ये भी सही है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 ये भी आपका सही है, यानी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोविंशियल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट 1935 और क्रिप्स मिशन ये भी आपका सही है। यानी इसमें रॉन्ग कौन सा भी? आपका फर्स्ट वाला, जो कि आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच्ड बोला था। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करेंगे, इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, विच फ्लूइड इज सिचुएटेड बिटवीन अरावली एंड विंध्य रेंज? अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? आगे है, अब देखिए इसमें से मालवा है, छोटा नागपुर है, डेक्कन है, पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप की बात की जा रही है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? मालवा का पठार जो है ये कहाँ पे? अरावली और विंध्य पर्वत के बीच में स्थित है। मालवा का पठार, मालवा प्लेट्यू की बात की जा रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। छोटा नागपुर जो है झारखंड वाला जो एरिया है उसकी बात की जा रही है। प्रायद्वीपी जो पठार है उसकी बात करेंगे, तो जो ये वाला पोर्शन आपका दिखेगा यहाँ गुजरात से लेके उड़ीसा तक का जो पोर्शन है, पूरा इंडिया का जो नीचे वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं प्रायद्वीपी पठार कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी बीच में जो दक्कन का पठार भी आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, इसका जवाब करेंगे फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो आपका एक साइड माउंटेन पास दिया है, यानी आपके जो है पर्वत दर्रा दिया है, एक साइड स्टेट यानी राज्य दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सीप किला, तो सीप किला की अगर आप बात करते हैं तो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, एकदम सही है दोनों में। बॉमडिला दर्रा दे रहा है अरुणाचल प्रदेश, ये भी आपका क्या है? बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। नाथुला, नाथुला दे रहा है मेघालय, मेघालय यहाँ पे कट गया। क्यों? क्योंकि ये मेघालय में नहीं है कहाँ पे? सिक्किम में है। तो ध्यान रखेंगे, नाथुला दर्रा कहाँ पे है?
ए सिक्किम है, यानी आंसर आपका इसमें कौन है? करेक्टली नाज्ड मैच्ड का बोला था, तो आंसर आपका यहाँ पे थर्ड वाला होगा। ठीक है, आंसर आपका थर्ड होगा। जोजिलाधर जम्मू कश्मीर में भी आपका क्या है? सही है। यानी जो अनकरेक्ट मैच था, जो नॉट करेक्ट मैच था, कौन था? नाथुला सिक्किम वाला यहाँ पे था। ठीक है, ये मेघालय यहाँ पे दिया था, जो कि सिक्किम होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगले का जवाब आप करेंगे फटाफट कि इसका राइट आंसर क्या है। पहले का पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पे दे दिएगा, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो आने से पहले ही। व्हाट इज द शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर एंड एलॉयड सेक्टर इन द जीडीपी ऑफ इंडिया? यानी सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख जल विद्युत। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है भाई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी। इंग्लिश में यहाँ पे आपका चेंज है। ठीक है, इंग्लिश में चेंज है, तो इंग्लिश का चेंज है। ठीक है, तो उसको सुधार किया जाएगा। तो भाई यहाँ पे जो है इंग्लिश में हमने उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की है और यहाँ पे अब लिख दिया गया है। ठीक है, द मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम इज इन इंडिया एंड नॉट इन पाकिस्तान बिकॉज। ठीक है, उसी चीज़ को हमने पूरा इंग्लिश में बना दिया है, तो अब परेशान नहीं होना है। अब यहाँ पे देखिए इसका कारण क्या है, क्योंकि जो दे रखा है। तो रीजन की तरफ हम चलते हैं। पहला पॉइंट है द नीड ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज मोर इन इंडिया दैन इन पाकिस्तान। यानी जल विद्युत की शक्ति की आवश्यकता जो है पाकिस्तान की अपेक्षा भारत में अधिक है। पहला आपका क्या है? सही है। ओके, अब यहाँ पे अगला है हाइड्रो पावर इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी टू डेवलप पावर इन इंडिया। कह रहा है कि सिंधु नदी की प्रमुख जल विद्युत शक्ति भारत में है तथा पाकिस्तान में नहीं है। क्यों? मतलब क्योंकि इसका रीजन पूछा जा रहा है। तो अब देखिए हाइड्रो पावर इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ डेवलप पावर इन इंडिया। अच्छा, ये पहला वाला भी गलत आपका है। भारत में जल विद्युत शक्ति का विकास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तकनीक, ये भी आपका गलत है। मैन पावर इज ए मोर डेवलपिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन इंडिया। मतलब ये सब रीजन यहाँ पे है, मतलब ये सब इसके रीजन नहीं हो सकते। जो रीजन मेन चीज़ है भारत में है तथा पाकिस्तान में नहीं है, उसका सबसे बड़ा जो रीजन देखने में और लास्ट में है इन नदियों की पर्वतीय अवस्थाएं भारत में। यानी जहाँ पे हम डैम बना सकते हैं वो जो पोजीशंस हैं वो कहाँ पे पड़ती हैं? तो भारत में। द माउंटेनियस स्टेज ऑफ दीज रिवर्स आर इन इंडिया। ठीक है, जो पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब जो रीजन्स आपके यानी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये सब इसके रीजन्स जो है इफेक्टेड नहीं है, यानी प्रभावित करने वाले नहीं है। लेकिन जो फोर्थ है वो सबसे उचित उसका अर्थ या उसका रीजन है। अगले प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर और अगले का आप जवाब करेंगे फटाफट। प्रश्न है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन दे रखा है और रीजन दे रखा है, यानी निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कथन है प्रायद्वीपीय भारत की केवल दो प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा एवं ताप्ती, जो अरब सागर में गिरती है। पेनिनसुलर इंडिया हैज ओनली टू मेजर रिवर्स, नर्मदा एंड ताप्ती, विच ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी। पहला पॉइंट तो एकदम सही दिख रहा है। ओके, यानी स्टेटमेंट आपका सही है। अब रीजन के अंदर कह रहा है ये नदियां भ्रंश जनित हैं। द रिवर्स आर फॉल्टी, और रिफ्ट भी कह सकता था, ये भी सही है। लेकिन दोनों में लिंक कोई नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर जो नदियाँ प्रायद्वीप भारत की हो तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन जो दो प्रमुख नदियों के बारे में बताया नर्मदा और ताप्ती, वो भी प्रमुख है, लेकिन उनकी खासियत भी लास्ट में दे रखा है कि वो अरब सागर में गिरती है। ये नदियाँ भ्रंश जनित है। नर्मदा और ताप्ती के बारे में बता रहा है कि ये भ्रंश नदी हैं, लेकिन यहाँ पे सही रीजन आपका क्या है? नहीं दिया गया है। ठीक है, तो सही रीजन ना दिए जाने की वजह से आपका क्या हो जाएगा? अच्छा, सही रीजन भाई, सही रीजन ही तो है, नर्मदा और ताप्ती भ्रंश नदियाँ हैं, वही तो यहाँ पे कहा गया, यानी भाई दोनों सही होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन होगा, यानी सेकंड नहीं, पहला ऑप्शन होगा, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती भ्रंश नदियाँ हैं और उन्हीं के बारे में जो आपका रीजन में भी कहा गया है, यानी देयर आर दी फॉल्टी रिवर, यानी फर्स्ट ही होगा। ठीक है, सेकंड नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, सेकंड नहीं होगा। हमने इस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था। अब यहाँ पे क्लियर एकदम पूरा है कि नर्मदा और ताप्ती के बारे में ही रीजन बताया जा रहा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और अगले को आप जवाब करेंगे कि अगले का उत्तर क्या है सही। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किताब ए न्यूरोस और कलेक्शन ऑफ द सॉन्ग्स इन द प्रीस्ट ऑफ हिंदू डीटीज एंड द मुस्लिम सेंट्स वाज रिटन बाय इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। अगली है अमीर खुसरो वाज द इनिशिएटर ऑफ एन अर्ली फॉर्म ऑफ द म्यूजिक नोन एज द कव्वाली सी इन इंडिया। अगला कह रहा है, अब हिंदी में इसी चीज़ को देखेंगे, कह रहा है हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था।
भारत में कव्वाली के रूप में जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता कौन है भाई? अमीर खुसरो हैं। यहाँ पे ए भी आपका सही है। यानी कहा है मुझसे भाई इन पे विचार करना है और इनमें जो है सही हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें कौन सा सही है। तो यहाँ पे भाई दोनों सही आपके दिख रहे हैं, ठीक है, दोनों सही, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर और इसका जवाब आपको करना है फटाफट। Which son of Aurangzeb revolted and weakened his father's position against the Rajput? यानी औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? तो 1681 में किसके द्वारा किया गया था विद्रोह? यहाँ पे मोहम्मद अकबर के द्वारा। कब किया गया था? 1681 में। अगला प्रश्न स्क्रीन पर और आपको जवाब कर देना, इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है which one of the following showers is favorable for rabi crop in the Punjab during winter season? कह रहा शीत ऋतु के दौरान पंजाब में रबी की फसल के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बौछार अनुकूल होती है? यानी उसके लिए क्या होती है? फायदेमंद होती है भाई, उसके लिए अच्छी साबित होती है। तो कौन सी जो पश्चिमी विक्षोभ द्वारा उत्पन्न बौछार होती है उसकी बात की जा रही है, ठीक है, जो ईरान वगैरह से लौट करके आती है। शोवर्स कॉज्ड बाय द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात की जा रही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर जवाब करेंगे इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? यानी यहाँ पे जो है कौन सा सही नहीं, इसके बारे में कह रहा है कि वेर इज ए ब्लैक सॉइल नोन एज द रेगुर इन द लोकल लैंग्वेज? यानी काली मिट्टी को जो स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? रेगुर कहा जाता है। भाई एकदम सत्य है, पहला तो सही होगा। अकॉर्डिंग टू द कॉर्बस रेगुर सॉइल इज इसेंशियली अ मेच्योर सॉइल। क्रेप्स के अनुसार जो कहा जा रहा है जो रेगुर मिट्टी होती है अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। ये भी सही है, यानी सेकेंड भी आपका सही है। ब्लैक सॉइल हैज़ द एबिलिटी टू होल्ड मॉइस्चर, यानी बहुत अधिक पानी सोखने की बात की जा रही है कि काली मिट्टी जो होती है आर्द्रता धारण की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ये भी आपका सही है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है? भाई एकदम रॉन्ग है। ये जो है प्रायद्वीपीय वाला जो मैदान है, पठारी जो क्षेत्र आपकी, उसकी बात की जा रही है। वहाँ पे जो पाई जो हमारे तट वाले क्षेत्र उनमें पाई जाती है, ठीक है, जो समुद्र तट वाले क्षेत्र उनमें पाई जाती है। तो यानी ये वाला क्या है? गलत है और आंसर भी यही होगा, ठीक है। उसने हमसे कहा था कि भाई जो इसमें करेक्ट नहीं है जो सही नहीं है। तो लगभग जो है 5 लाख वर्ग किलोमीटर में आपका क्या फैला हुआ है? रेगुर मिट्टी की बात की जा रही है। रेगुर जो सॉइल है वो उसका फैला हुआ है। जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, ये सब में जो क्या है रेगुर आपकी पाई जाती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और अगले प्रश्न का आप जवाब करेंगे फटाफट। इसका राइट आंसर क्या है? द नेम कट एंड बर्न एग्रीकल्चर इज गिवन बाई, काटो और जलाओ कृषि नाम दिया गया। तो किस प्रकार की कृषि को कहा जाएगा? तो भाई जो स्थानांतरित खेती होती है उसकी बात करेंगे। स्थानांतरित खेती में क्या होता है? शिफ्टिंग फार्मिंग की बात की जा रही है। तो स्थानांतरित खेती में हम करते क्या है कि जंगल के कुछ भाग को काटते हैं और वहाँ पे खेती कुछ समय तक करते हैं, 2-3 फसल उगाते हैं, 2-3 साल तक करते हैं। उसके बाद फिर से उसको जब उसकी उर्वरता शक्ति खत्म हो जाती है तो भाई क्या करते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, 8-10 वर्षों के लिए और लंबे समय तक, ठीक है, ताकि जो फिर से उसमें उर्वरता शक्ति आ जाए, तब फिर जो है हम उस पर खेती कर सकते हैं, ठीक है। फर्टिलिटी के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करना है आपको। विच स्टेट इज लीडिंग इन टर्म ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया? भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा राज्य अग्रणी है? तो अग्रणी राज्य की बात की जा रही है। तो सबसे ज़्यादा जो घनत्व है किसका? बिहार का। कितना भाई? 1100 आपका 6 हो जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। वेस्ट बंगाल आपका सेकेंड, पहले पे तो बिहार हुआ, दूसरे पे आपका वेस्ट बंगाल होता है। कितना होता है? 1096। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ओके। और अगर इंडिया के डेंसिटी की बात करेंगे, जो भारत का जनघनत्व कितना है? 382 है। 382 किमी पर पर्सन की बात की जा रही है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो 829 हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करेंगे फटाफट के। अगले प्रश्न का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन इंक्रीजेज
इंक्रीजेज मिग्रेशन फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, यानी गांव से नगरों की ओर जो प्रव्रजन होता है वो बढ़ाता है। किस चीज़ को बढ़ाता है? तो इसकी अगर आप बात करते हैं तो शहरों में भीड़ भाड़ होना, यानी क्राउडेड सिटीज हो जाएगा, डर्टी कॉलोनी गंदी बस्ती हो जाएगी, क्राइम रेट्स विल इंक्रीजेज इन सिटीज, यानी शहरों में अपराध दरों में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। जैसे कि शहर से जब मतलब स्टेशन से ज़्यादा भीड़ होती है, देखते हो उसमें काफ़ी दुर्घटनाएं जैसे चोरी हो जाती है और काफ़ी चीज़ें मतलब बीमारियाँ भी आती है, बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ दी एबव, यानी सभी घटनाओं से शहरों में भीड़ भाड़ होगी, गंदा ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन है तो गंदगी भी ज़्यादा होगी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करेंगे फटाफट। Which of the following is the main objective of the Vienna Convention and the Montreal Protocol? वियना सम्मेलन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भाई इनमें से कौन सा इसका उद्देश्य रखा गया? तो इसका उद्देश्य रखा ओजोन परत का रक्षण के लिए, ओजोन परत संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। देखिए वियना सम्मेलन को जो किया गया था, वियना सम्मेलन, तो इसकी अगर आप बात करते हैं इसको कब किया गया था? 22 मार्च 1985, 22 मार्च 1985 यानी 1985। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर आप बात करते हैं तो इसको जब कब इस पर समझौता जो किया गया था इसके बारे में जो है कब से जागरूकता आई कि भाई इसको भी शुरू किया जाए, तो 26 अगस्त और इसका जो 1987 है, यानी 2 साल बाद। तो ये जो है 2 इम्पोर्टेंट आपकी ओजोन से रिलेटेड जो है सम्मेलन है, समझौता है, ठीक है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करेंगे फटाफट। क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शंस एंड द अदर लेबल्ड एज द रीजन। असर्शन और रीजन्स आपके दे रखे हैं। करें नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होते हैं, यानी आपका कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स आर दी कंट्रीब्यूटरी टू एसिड रेन। एकदम सही है। मतलब जो हमारी अम्ल वर्षा होती है उसमें जो हमारा क्या होता है, जो कोयला ताप आधारित होता है उसमें से हमारा क्या निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण वहाँ पे जो हमारा क्या होता है अम्ल वर्षा में वो सहयोग करता है। तो पहला हमारा क्या है? असर्शन जो क्या है? सही है। दूसरा है रीजन कार्बन डाइऑक्साइड आर द इमिटेड द व्हेन कोल इज बर्न्ड, यानी कोयला जब जलता है तो भाई क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी आपका सही है। दोनों अपने आप में सही हैं, लेकिन यहाँ पे जो है आपका बिजली घर से जो सल्फर डाइऑक्साइड मतलब यहाँ पे जो अम्ल वर्षा है उसको क्या प्रभावित कर रहा था? सल्फर डाइऑक्साइड। तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, यानी रीजन जो हमारा है वो समुचित व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी फुल एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो यानी सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। दोनों तो अपने आप में सही है लेकिन एक्सप्लेन जो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। अगले प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करेंगे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया इज कॉल्ड दी बायोलॉजिकल डिजर्ट, यानी भारत के निम्नलिखित नदियों में से किसी जैविक मरुस्थल, किसको कहा गया भाई? दामोदर नदी को। ध्यान रखेंगे दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें जो है बहुत से ज़्यादा जो है प्रदूषण हो चुका है। अगला प्रश्न जवाब करेंगे फटाफट। अरेंज फॉलोइंग, मदद नहीं यहाँ पे मगध रहना चाहिए, ठीक है, मगध यहाँ पे रहना चाहिए, मगध यहाँ पे रहना चाहिए था, मगध डायनेस्टी। डायनेस्टी इन क्रोनोलॉजिकल यानी काल अनुक्रम में उनकी व्यवस्थित करना है। पहला नंदा है, सुंगा है, मौर्य है, हर्यक है। तो सबसे पहले क्या आया? हर्यक वंश, यानी पहले नंबर पे रहेगा। हर्यक के बाद जो कौन है? नंदा डायनेस्टी। हर्यक के जो अंतिम शासक थे कौन थे भाई? अंतिम शासक हर्यक वंश के कौन थे भाई? फटाफट बताएंगे। अंतिम शासक हर्यक वंश के कौन थे? चलो भाई फटाफट बताएंगे। अंतिम शासक हर्यक वंश के कौन थे? तो भाई कौन है यहाँ पे? फटाफट बताएंगे। तो हर्यक वंश जो आपका क्या हो जाएगा? नागदशक, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बिंबिसार के द्वारा तो स्थापना की गई, लेकिन नागदशक जो है इसके अंतिम शासक थे। तो नागदशक के जो है माँ पद्मानंद हत्या करके उसके बाद क्या किए थे? नंदवंश की स्थापना की। अब नंदवंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम क्या है भाई? ये भी तो आपको याद रहना चाहिए ना। तो घनानंद या धनानंद। तब इनको मारा कौन? इनको मारा चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य मारा, यानी मौर्य वंश की स्थापना की तीसरे नंबर पे।
तो आपको पहला क्या दिख रहा है, यानी फोर्थ है, उसके बाद फिर फर्स्ट होना चाहिए, फिर यहाँ पे देखिए आपका सेकंड दिख रहा है। सबसे लास्ट में जो है वृहद्रथ की हत्या करके पुष्यभूति ने यहाँ पे जो है किसके, शुंग वंश की स्थापना की। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जवाब करेंगे फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंड्यूरिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ द राष्ट्रकूटास, यानी निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है। तो भाई क्या है, तो इनका जो है कन्नड़ काव्य के 3 कवि पन्ना, पोन्ना और राणा, इनको जो है त्रिरत्न भी कहा गया। ध्यान रखिएगा, कन्नड़ में जो इनको त्रिरत्न के तौर पर जाना गया है। और कैलाश मंदिर, यानी आपका इनका क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। 3 पार्ट्स ऑफ द कन्नड़ा, पम्मा, पोन्ना एंड राणा एंड कैलाश टेम्पल। कैलाश टेम्पल लिखेंगे, ठीक है, टेम्पल। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है, फेमस पेंटर राजा रवि वर्मा वाज एसोसिएटेड विद द विच फ्रांसीसी स्टेट, यानी प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे। तो किससे भाई, ट्रावनकोर से जुड़े थे। ध्यान रखिए, ट्रावनकोर यानी आपका सेकेंड ऑप्शन केरला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है। तो भाई सार्वजनिक क्षेत्र का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एनटीपीसी, सेल और बेल, ये जो है महारत्न कंपनियां। लेकिन कौन सा नहीं है, तो नहीं इसमें से कौन सा हो जाएगा, टिस्को हो जाएगा। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है तो कौन हो जाएगा, टिस्को यहाँ पे हो जाएगा। टिस्को जो क्या है, गवर्नमेंट है। अच्छा थोड़ा सा पीछे आएंगे, टिस्को है तो टिस्को के बारे में भाई यहाँ पे थोड़ा उसकी स्थापना वगैरह कब हुई थी इसको बताएंगे। इसकी स्थापना जो 1907 में की गई थी। ठीक है, 1907 में, और कहाँ पे की गई, तो जमशेदपुर में। लिख लेंगे जमशेदपुर। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। हाँ, इसका क्वेश्चन है, द टैक्स जीडीपी रेशियो इन इंडिया फॉर द ईयर 2020-21 इज एस्टिमेटेड एट। भारत में वर्ष जो है 2020-21 में कर जीडीपी अनुपात अनुमानित है, तो कितना अनुमानित है, इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो अनुमानित जो रखा गया 9.8% रखा गया है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करना है आपको फटाफट। राइट आंसर क्या है बताएंगे भाई फटाफट। देखिए इंग्लिश में यहाँ पे भी गड़बड़ है, ग्रासलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया लिखा है, पिछला प्रश्न ही लिखा है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश वाला कर लीजिएगा। ठीक है, कर से जीडीपी के अनुपात में कमी होने की निम्न में से कौन सी दशा सही है, तो यहाँ पे कौन सी दशा सही होगी उसके बारे में हमें बात करना है। पहला है कर आज स्थिर हो और जीडीपी में बढ़ोतरी हो। पहला आपका क्या है, पहला आपका है टैक्स इनकम शुड बी दी स्टेबल एंड जीडीपी शुड इंक्रीज, ये भी सही है। इंक्रीज इन बोथ टैक्स इनकम एंड जीडीपी बट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी इज हायर देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ टैक्स इनकम बी मोर, यानी कर और आय जीडीपी दोनों में बढ़ोतरी हो किंतु जीडीपी की वृद्धि दर कर आय की वृद्धि दर से अधिक होनी चाहिए, यानी दोनों तो सही हो गया। अगला है कर आय एवं जीडीपी दोनों में कमी दर्ज की जाए किंतु कर आय में कमी जीडीपी में कमी की तुलना में अधिक हो। A decreasing in both tax income and the GDP should be recorded, but the decrease in the tax income is compared to the decrease in the GDP be more, यानी आपका ए भी सही है। उपर्युक्त सभी सही हैं, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करना है आपको कि राइट आंसर इसका क्या है। क्वेश्चन है, बाई विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द हाउसिंग ऑफ ऑल स्कीम, यानी भारत ने किस वर्ष तक सबके लिए आवास योजना की शुरुआत की है, यानी कब तक जो है आवास योजना जो इसको तो शुरू किया गया है उसको कब तक जो है दे दिया जाएगा, यानी कब तक बिना आवास वालों के लिए आवास बनवा दिए। 2 करोड़ आवास जो बनवाने का जो टारगेट रखा गया कब तक का रखा गया है, तो 2022 तक का टारगेट रखा गया है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब क्या है बताएंगे फटाफट।
वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज एन एनुअल पब्लिकेशन ऑफ, यानी उसका जो वार्षिक की बात की जा रही है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। तो किसका भाई वार्षिक प्रकाशन के तौर पर ही जाना जाता है, तो किसकी बात करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, यानी इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड द डेवलपमेंट बैंक की बात की जा रही है, IBRD की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ये पहला वाला है, यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की बात की जा रही है। इसकी जो स्थापना हुई कब हुई थी, तो 1944 में, 1944 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे, तो वाशिंगटन DC में है, वाशिंगटन DC, ध्यान रखेंगे वाशिंगटन DC अमेरिका में 1944 में इसकी स्थापना होगी। ओके, अगला आपका UNDP है, यानी यूनाइटेड नेशन, आपका जो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसकी स्थापना कब हुई भाई, तो इसकी स्थापना जो है 22 जून नहीं 22 नवंबर होना चाहिए भाई ना, 22 नवंबर, ठीक है 22 नवंबर रहेगा, 22 नवंबर यहाँ पे, जून नहीं नवंबर, 22 नवंबर 1965 में। ठीक है, 1965 में इसकी स्थापना है। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे भाई, तो न्यूयॉर्क में बनाया गया है। ठीक है, न्यूयॉर्क में है, ध्यान रखेंगे न्यूयॉर्क में। 22 नवंबर 1965 में इसकी स्थापना हुई, किसकी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन की बात की जाएगी, तो इसकी स्थापना जो की गई 1 जनवरी 1955 में। ठीक है, 1 जनवरी 1955 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो जिनेवा में, ध्यान रखेंगे कहाँ पे, जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की बात कर रहे हैं, तो इसका सभी को पता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बस इसकी स्थापना हम बता दे रहे हैं 27 दिसंबर 1945 ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन हुआ था उसके अपेक्षा यहाँ पे क्या गया था, इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है और आपको जवाब करना है कि अगले प्रश्न का राइट आंसर क्या है। By whom was the Indian Constitution enacted on 26 नवंबर 1949, यानी भारतीय संविधान को 26 नवंबर 2000 यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, यानी उसको जो है अपनाया गया था, स्वीकार किया गया था, केवल स्वीकार किया गया, अपनाया गया है। ठीक है, लागू करने की बात नहीं की गई है, केवल अपनाए जाने की बात की जा रही है, यानी इनेक्टेड की बात की जा रही है। तो किसके द्वारा इसको इनेक्टेड किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात की जा रही है, संविधान सभा की बात की जा रही है। संविधान सभा के द्वारा इसको क्या किया गया, अपनाया गया या अधिनियमित किया गया। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो 26 नवंबर को ही आपका क्या होता है, संविधान दिवस भी हो जाता है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और इसको लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू कर दिया गया था। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। पहली बैठक कब हुई थी, तो आपको पहली बैठक कब हो जाएगा भाई, फटाफट बताएंगे पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जवाब करेंगे फटाफट। द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, यानी आपका भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची जो है विवेचित करती है या किससे संबंधित है, तो राज्यसभा में जो स्थानों के आवंटन की बात की जा रही है उनके बारे में बताता है। अलॉटमेंट ऑफ द सीट राज्यसभा। शपथ की बात करेंगे तो शपथ के बारे में किस में कहा गया भाई, शपथ के बारे में जो कहा गया हमारा जो है थर्ड वाले में कहा गया, यानी तीसरी अनुसूची में कहा गया है शपथ के बारे में। ठीक है, जो शपथ लेते हैं सभी उनके बारे में। राजनीतिक दल बदल की बात करते हैं तो 10वीं अनुसूची जो है उसमें राजनीतिक दल बदल की बात की जाए। भाषाओं की जो बात करते हैं तो किस में किया गया, 8वीं जो अनुसूची है उसमें जो भाषाओं के बारे में कहा गया। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, जवाब करेंगे फटाफट। इसका राइट आंसर क्या है, फटाफट बताएंगे भाई राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो भाई कितने विषय हैं, 29 विषय। ध्यान रखेंगे 29 विषय। अगला प्रश्न जवाब करेंगे फटाफट। विच इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, यानी भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो सबसे बड़ी जो समिति है वो कौन सी है भाई, प्राक्कलन समिति है।
ध्यान रखें कौन समिति है, प्राक्कलन समिति है, यानी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी की बात की जा रही है, जिसमें जो सदस्यों की बात की जा रही है तो सदस्यों की संख्या कितनी है, 30 है। और लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति दोनों में क्या है, 22। इसमें आते हैं 35, लेकिन वो अस्थायी नहीं होते और ये भी जो है किसी के भरोसे पे रहती, इस वजह से इसको जो है यहाँ पे काउंट इतनी वैल्यू नहीं दी जाती। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इसका जवाब करेंगे आप फटाफट। इसका राइट आंसर क्या है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन एन अमेंडमेंट बी मेड, यानी भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 368 की बात की जा रही है। अनुच्छेद 368 के तहत हम क्या करते हैं, आर्टिकल 368 के तहत जो हम क्या करते हैं, यहाँ पे संशोधन करते हैं। 356 आपका है आपातकाल की बात कर रहा है, 360 जो आपका वित्तीय आपातकाल की बात करेंगे, ठीक है। 352 जो आपका किसका, राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे, ठीक है, यानी जो राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है आपातकाल, उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन आपके जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक कीजिएगा और इसको शेयर करें मैक्सिमम लोगों के पास, ताकि चीज़ें हो सके। पीडीएफ इसका मिलेगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे जुड़ें ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल सके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।